स्टूडेंट्स एंट्रोपी क्राइसिस डिस्कस करेंगे हम, और जो कि एनवायरमेंटल क्राइसिस भी है। और एंट्रोपी में हमने देखा कि एंट्रोपी के टॉपिक में हमें ये बात समझ में आई कि या तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, किसी भी सिस्टम की या उसके सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस इंक्रीजेस, या फिर कांस्टेंट रह सकती है एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए, और मे बी कांस्टेंट, मे बी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, और डिक्रीज नहीं हो सकती कांस्टेंट। अब हमारे पास कोई परफेक्ट रिवर्सिबल साइकिल नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट में लाजमी जो है वो हीट लूज होती है, लॉस होता है एनर्जी का। हमारे पास एग्जैक्टली रिवर्सिबल साइकिल नहीं है जो सिस्टम को वाकई उसकी बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे ले आए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो रिवर्स परफेक्ट परफेक्ट रिवर्सिबल साइकिल, परफेक्ट रिवर्सिबल रिवर्सिबल साइकिल। तो इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली कांस्टेंट जो है वो नहीं रख सकते। ठीक है, एंट्रोपी जो है वो हम कांस्टेंट नहीं रख सकते। एंट्रोपी एंट्रोपी कैन नॉट बी कैन नॉट बी कांस्टेंट, कैन नॉट बी कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम की जब वो वर्किंग कर रहा हो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल की बेस पर, तो चाहे वो एक रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन क्योंकि कोई परफेक्ट रिवर्सिबल साइकिल नहीं है इसलिए उसकी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो रिजल्ट क्या निकला हमारे पास कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीज। और ये बड़ा क्रूशियल रिजल्ट है, बड़ा ख़तरनाक रिजल्ट है इन्वायरमेंट के लिए, इंक्रीजेस। क्योंकि इंट्रोपी से मुराद ये है कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, और फिर इससे मुराद ये भी है कि यहाँ पे यानी कि लिख लेते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है, इसका रिजल्ट ये है कि डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस। और फिर एक रिजल्ट ये भी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हीट जो है, एनर्जी जो है वो कम होती है। अवेलेबिलिटी, ये स्पेलिंग ज़रा करेक्ट करके लिखते हैं, अवेलेबिलिटी सॉरी अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी डिक्रीज। तो ये इसके रिजल्ट हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब इनसे ओवरऑल इफेक्ट क्या जनरेट होंगे, इनसे क्या इफेक्ट जनरेट होंगे एनवायरनमेंट पर, हमारे माहौल पर, हमारी ज़मीन पर। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी टू एनर्जी, और फिर उससे वर्क भी लेते हैं। और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने से भी कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो फिर उसको वर्क में भी कन्वर्ट करते हैं, तो लॉसेस जो है हमेशा होते हैं, लॉसेस। और फिर हम देखते हैं कि ये लॉसेस जो है अल्टीमेटली हीट की फॉर्म में जो है वो जनरेट होते हैं, हीट। ठीक है, एट दी एंड जो हमें एनर्जी जो है मिलती है वो हीट की फॉर्म में मिलती है। अच्छा, कैसे? जैसे कि अगर हम जो है वो कोई मैकेनिकल वर्क करना चाह रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी लॉस होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो फिर इस तरह से अगर हम जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं जब मूव करते हैं कंडक्टर में, तो वो आइटम के साथ कोलाइड करते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से हीट इफेक्ट जनरेट होता है। तो तभी अल्टीमेटली जो है वो लॉस जो है वो हीट की फॉर्म में है। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अल्टीमेटली जो है वो हम हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज करते जा रहे हैं। ठीक है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है, और ये लॉस जो है ये शिफ्ट हो रहा है इन्वायरमेंट को। ठीक है, ये हीट जो है ये इन्वायरमेंट को शिफ्ट हो रही है।
तो जिससे इन्वायरमेंट की इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है इन्वायरमेंट। और फिर एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज भी हमारे पास इससे कम पड़ते जा रहे हैं। अच्छा, यह तो हमने सिर्फ लॉसेस की बात की है जो इन्वायरमेंट को शिफ्ट होते हैं। हम एनर्जी को जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो तब अल्टीमेटली हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, एनर्जी किस फॉर्म में आती है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि एनर्जी को जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल तो उससे फिर हम जो है मुख्तलिफ मशीनें रन करवाते हैं। सपोज अगर हम सिर्फ जो है वो लाइट ही प्रोड्यूस करवाएं, एक बल्ब से लाइट ही प्रोड्यूस करवाएं, तो लाइट भी अल्टीमेटली फिर जो है वो हीट में ही कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो लाइट भी अल्टीमेटली हीट ही प्रोड्यूस करती है जो कि इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र होती है। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि लॉसेस भी अल्टीमेटली जो है वो हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट को शिफ्ट होते हैं, और एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन भी अल्टीमेटली हीट की फॉर्म में ही इन्वायरमेंट को शिफ्ट होता है। उससे क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ हीट जो है वो कम हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी जो है, सिर्फ हीट एनर्जी नहीं बल्कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो अवेलेबल एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होती जा रही है। अवेलेबल सॉरी अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी डिक्रीजिंग। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम देखते हैं कि हीट शिफ्ट फिनोमेना है, तो और फिर किसी भी हीट शिफ्ट फिनोमेना में हम जानते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी इंजन से भी यूजफुल वर्क भी लेना चाह रहे हैं उसको एनर्जी देकर, तो कुछ फॉर्म में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि कुछ फॉर्म में हमें जो है वो एनर्जी शिफ्ट करना पड़ेगी इन्वायरमेंट को, और बाकी फिर एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक अगर हमने एनर्जी शिफ्ट करनी है तो फिर जो इन्वायरमेंट और सिस्टम की जो हीट एनर्जी है उसमें जो है वो चेंज आएगा, तो इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी से हम फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा क्यू प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि इन्वायरमेंट और सिस्टम और सराउंडिंग में जो है वो हीट एनर्जी का जो है वो चेंज आ रहा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो है वो इंट्रोपी में चेंज आएगा, और ये चेंज जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि इंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो इंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। तो वो डिसऑर्डरनेस जो है वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाता जाएगा। तो इस तरह से एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी प्रोड्यूस होगी, और दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें यही डिसऑर्डरनेस जो है पूरे इन्वायरमेंट में डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस करवाएगा। इसकी एक सिंपल एग्जांपल जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा निज़ाम ज़िंदगी जो है, जो कि प्लांट्स पे बेस करता है, जो कि एनिमल्स पे बेस करता है। तो उनमें जो बेसिक जो एक्चुअल बेसिक फिनोमेना है वो मेटाबॉलिक रेट्स हैं, वो मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिक रेट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, मेटाबॉलिक रेट्स जो हैं वो उनमें भी डिसऑर्डरनेस आता है, मेटाबॉलिक रेट्स। ठीक है, ऑर्डरनेस, ठीक है, उनमें भी डिसऑर्डरनेस आता है। इनमें डिसऑर्डरनेस कैसे आता है, हम जानते हैं स्टूडेंट्स के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही हो सकता है। खुद हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके नतीजे में हम जो फूड हम यूज़ करते हैं उसकी केमिकल एनर्जी जो है वो हम वर्क के लिए यूजफुल वर्क में जो है वो लेते हैं, यूजफुल वर्क उससे जो है बनाते हैं या हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होती है। तो वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर भी ही होता है। हमारा अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होता है। अगर टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिक रेट्स जो हैं इनमें डिसऑर्डरनेस जो है प्रोड्यूस होती जाएगी। इनमें डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस होती जाएगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता जाएगा, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में उनको दुश्वारी होगी। एनिमल्स का मोटा मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से वो डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से फिर जो है वो जो लाइफ है अर्थ पर, जो लाइफ है वो
उसको जो है वो एक मतलब ड्रास्टिक जो है वो चेंजेस जो है वो फेस करना पड़ेंगे, उसको खतरनाक नताइज जो है वो फेस करना पड़ेंगे अगर इंट्रोपी का क्राइसिस इसी तरह से बढ़ता रहा। तो फिर हमें जो है वो इस चीज को जहन में रखना होगा कि अगर हम जो है वो एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूजफुल वर्क में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साथ में हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हुए हमें कम से कम एनर्जी जो है वो लूज करना पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी ताकि कम से कम एनर्जी जो है वो कोल्ड रिजर्वायर को, इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र हो, कम से कम एनर्जी का लॉस हो, यानी कि लॉस भी हमें रोकना पड़ेंगे और डिवाइसेस मज़ीद एफिशिएंट बनानी पड़ेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सके और इंट्रोपी में इंक्रीज जो है वो कम से कम हो। या फिर हम जो है वो कोशिश करें कि कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो करें कि एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। तो इस तरह से एंट्रोपी का क्राइसिस जो है ये अल्टीमेटली एनवायरमेंटल क्राइसिस है जिसके बारे में हमें गौर करना पड़ेगा।